किसी को उम्मीदवारी देने की इख्तियार अगर किसी का है तो वो पार्टी के सदर का है। हमारे पार्टी के सदर मोहतरम अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब का है, पार्टी के स्टेट कमेटी का है। और वोट देने का इख्तियार और कैंपेनिंग करने का इख्तियार किसका है? तो अपने अजीज दोस्त साथियों का है, चाहने वालों का है। और वोट देने की आखिरी सबसे बड़ी जो ताकत लगती है किसी भी हार और जीत के लिए, वो होती है वोट देने वाला वोटर। और वोट देने वाला वोटर कौन है? तो वो आप लोग हैं, आप तमाम लोग हैं। आप तमाम लोग तय करेंगे कि आने वाली विधानसभा में कौन आपकी नुमाइंदगी करेगा। लेकिन आपको आपके रोल पर आने से पहले हमारी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हम ये बात अक्सर कहते हैं, पिछले 50 साल से नांदेड़ को, 1977 के बाद से नांदेड़ को मुस्लिम एमएलए नहीं मिला, मुसलमानों का आमदार नहीं मिला। तो ये यहाँ के मुसलमानों की या नांदेड़ के आम आवाम की गलती नहीं है। पहली गलती किसकी है? तो जो पार्टियां मुसलमानों को उम्मीदवारी देती थी, उन्होंने 77 के 79 के बाद में उम्मीदवारी देना बंद कर दिया। तो पहली गलती तो उन सियासी पार्टियों की है, जिन सियासी पार्टियों ने मुसलमानों को नुमाइंदगी देने का काम बंद कर दिया। अकेले मुसलमानों के साथ ये हुआ क्या? नहीं। तो आप माजी में अगर देखोगे, अभी मेरे साथी महानगर अध्यक्ष विठल गायकवाड़ साहब जो बौद्ध समाज से आते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे भी चुन के आने का शौक है, मुझे भी लोग बोलते हैं तुम भी खड़े रहो। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे से काबिल अगर फारूक अहमद है तो हम उनके पीछे क्यों ना खड़े रहें। प्रकाश अंबेडकर साहब और पार्टी अगर फारूक अहमद को टिकट दे रही है तो फिर मेरा काम है कि मैं फारूक अहमद के साथ खड़ा रहूं। ऐसी सोच रखने वाले 30,000 वोट दिलाने की जिम्मेदारी पार्टी के सदर के हैसियत से उन्होंने ली है। वो बौद्ध समाज से आते हैं, उनको मालूम है। इस नांदेड़ का पहला एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पहला खासदार, ये बौद्ध समाज से था। हरिहरराव सोनोड़े उनका नाम था। अभी अभी कासिम साहब ने कहा, अयूब भाई ने भी कहा कि सैयद फारूक पाशा 3 बार आपके इस इलाके से, आपके वोटों से 3 बार इलेक्शन में चुन के आए हैं और 1 बार एमएलसी बने हैं। इसी नांदेड़ शहर से और आप लोगों के वोटों से नूरुल्लाह खान साहब भी 1 बार एमएलए बने, चुनकर आए हुए हैं। इसी नांदेड़ से वीडी देशपांडे नाम के मजदूरों के नेता थे, वो ब्राह्मण समाज से, लेकिन वो चुनकर आए हैं। जब वीडी देशपांडे इलेक्शन में खड़े रहे, उनके खिलाफ एक मुसलमान खड़ा था और उस वक्त मुसलमानों ने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं देकर उस मेहनतकश मजदूरों के लिए लड़ने वाले वीडी देशपांडे को चुनकर लाए थे। यानी तब मजहब और जात के आधार पर वोट नहीं होते थे। तो अच्छे हिंदू को मुसलमान और दलित भी वोट करता था, अच्छे दलित को हिंदू और मुसलमान भी वोट करता था, और अच्छे मुसलमान को हिंदू और दलित भी मिलकर वोट करते थे। ये नांदेड़ की फिजा थी, ये नांदेड़ की खूबसूरती थी, ये नांदेड़ का इखलास था, खुलूस था। और ये कब तक रहा? जब तक नांदेड़ की सियासत हथई के सेंटर से चलती थी। हथई का सेंटर यानी सीढ़ी घाट, हथई का सेंटर यानी अरब गली, हथई का सेंटर यानी खिला रोड, हथई का सेंटर यानी मोमिनपुरा, हथई का सेंटर यानी खरबला, हथई का सेंटर यानी मंडई, हथई का सेंटर यानी गंज, हथई का सेंटर यानी चौफाला, हथई का सेंटर यानी होली, हथई का सेंटर यानी बम्मन गली तक आती थी। यह नांदेड़ का सेंटर था। नांदेड़ की सियासत हथई से चलती थी, इन बस्तियों से चलती थी। तब तक साफ सुथरी थी, पाकीज़ा थी, हिंदू मुसलमानों के बीच की नफरत नहीं थी, काबिल कैंडिडेट को चुन के देने की होड़ हुआ करती थी। लेकिन जब ये हथई का सेंटर शिवाजी नगर चला गया, जब हथई के आवाम के फैसले शिवाजी नगर में चले गए, तब इसका कंट्रोल मुसलमानों का कंट्रोल देगलूर नाका, हिंदुओं का कंट्रोल भाग्यनगर, दलित समाज का कंट्रोल जय भीम नगर तक सीमित हो गया। सब बंटवारा हो गया, समाज समाज में, बस्ती बस्ती में बंटवारा हो गया। और फिर हिंदू मुसलमान पिछड़ा अगड़ा ये सियासत अपने नांदेड़ में चलने लगी।
इसलिए अपने नांदेड़ की सियासत को, उस सुनहरे दौर को अगर लाना है कि समाज और जाति के नाम पे नहीं, काबिलियत के दम पे उम्मीदवार चुन के आने चाहिए। काबिल आदमी को मौका मिलना चाहिए। आज नांदेड़ का हर नगर सेवक चाहता है कि उसकी पार्टी उसको ही टिकट दे। जब एमएलसी का गाजर दिया गया, जब भी 2014 हो कि 19 हो कि 24 हो, जब एमएलसी के लिए इलेक्शन करीब आते हैं तो नांदेड़ का पहले का अशोक चौहान रहो कि वसंत चौहान रहो, ये गाजर देते वक्त में आपस में लड़ाने का काम करते आए हैं। इससे पहले भी एमएलसी के लिए सत्तार भाई मांगेंगे तो मसूद भाई सामने आ जाएंगे। सत्तार भाई मांग रहे, मसूद भाई मांग रहे, तो शमीम अब्दुल्ला पीछे क्यों रहना, उन्होंने भी मांगेंगे। फिर उन्होंने मांगे तो 10 लोग लेटर लिख के बोलते फिर मैं क्यों नहीं। आप आपस में लड़ो, देने वाला तो वो किसी को नहीं है, चाहे अशोक चौहान हो कि वसंत चौहान हो, इनकी नीयतें आपको देने की नहीं है। आप मेरे को बोलो, वसंत चौहान ने सत्तार भाई को एमएलसी बनाओ बोल के लेटर लिखे, क्यों लिखे भाई? आपको हमको लग रहा सत्तार भाई उनके लिए बहुत मेहनत करे, सत्तार भाई खासदार के चुनाव में बहुत मेहनत करे, इसलिए सत्तार भाई को लेटर दिए होंगे। अगर वसंत चौहान की नीयत अच्छी थी, अगर कांग्रेस की नीयत अच्छी थी, तो उन्होंने ताकत से एक आदमी को लेटर दे दिए थे, ठीक था। मगर एक दूसरा भी लेटर निकला, वही वसंत चौहान की दस्तखत से, बोले मसूद खान को भी एमएलसी बनाओ। एक ही पार्टी के सदर को ये खासदार चौहान एक लेटर लिख के बोलता सत्तार भाई को बनाओ, दूसरा लेटर लिख के बोलता मसूद भाई को बनाओ। इसके ऊपर से अंदाजा लगाओ कि अशोक चौहान हो कि वसंत चौहान, ये दोनों बदमाश चौहान है, इनमें अच्छा चौहान कौन सा अच्छा नहीं है। ये आपको लड़ाने के लिए फोड़ो और राज करो वाले लोग हैं, इससे बाज आने की जरूरत है। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है, कांग्रेस के एक लीडर मिले मुझे पीछे, मैं बोला उनका जी ऐसा ऐसा, बोले लड़ा दियो, हाउ जी बोले, मैं बोला बोले अब वसंत चौहान फोन नहीं उठाते, बोले उनका फोन कौन उठाता, वो एकनाथ मोरे उठाता, नहीं तो आनंद चौहान उठाता। अब उन्होंने तय कर लिए कि नांदेड़ के लोगों को फोन करने का तो खासदार को नहीं करना, उनका भाई है आनंद चौहान उसको करना, या उनका दूसरा सगा है एकनाथ मोरे उसको करना, डायरेक्ट उनको कोई फोन नहीं करना। तो उन्होंने क्या करे, फिर आनंद चौहान ने फोन उठाए, बोले यार ऐसा गलत है ना जी, बोले आपने बोले लेटर एक दिए बोले सत्तार भाई को, दूसरा दे दिए बोले मसूद भाई को, ऐसा क्यों करे तुमने? तो उन्होंने उनको बोले साहब तुमको भी होना क्या, तीसरा लेटर तुमको भी देता हूं। उसको मालूम है होना जाना कुछ है नहीं, मेरे लेटर से तो देना नहीं है एमएलसी, तो चॉकलेट बांटे वैसा एमएलसी का लेटर बांटने का काम ये वसंत चौहान और अशोक चौहान के जैसे लोग करते। ये हमारी बेवकूफी है कि हम इनके पैतरों को समझ नहीं पा रहे, हम इनकी चालों को समझ नहीं पा रहे, हम इनकी साजिशों को नहीं समझ पा रहे। फारूक पाशा और नूरुल्लाह खान की विरासत को बड़े चालाकी और साजिश के तहत कांग्रेस ने रोकने का काम किया। ऐसा काम किया कि कोई मुसलमान को हम टिकट देंगे नहीं, देंगे भी तो मुसलमान के अलावा उसको किसी ने वोट नहीं करना चाहिए। यह साजिश है कि मुसलमान जब भी खड़ा रहा, एक साइड बैटरी वाले सत्तार भाई, चक्र निशानी से सरवरी सर, बंगले के निशानी से गफ्फार खान साहब, समद बागवान साहब, हबीब बागवान साहब, सैयद मोइन साहब, फेरोज लाला साहब, इन सब कैंडिडेट के बूथ की लिस्ट लेकर बैठो। इनको अक्सरियत से मुसलमानों के वोट मिले हैं, एक गट्ठा मुसलमानों ने वोट दिए हैं, लेकिन दिगर किसी समाज के 500 वोट भी इनमें से किसी को नहीं मिले। यह साजिश है कि ऐसा मुसलमान को खड़ा करो कि सिवाय मुसलमान के उसको किसी के वोट नहीं गिरना। दिगर समाज बोलता हम वोट क्यों देना, तुम हमारे समाज के इशू पे आते क्या, तुम दिगर समाज पे बात करते क्या, तुम दिगर समाज पे लड़ते क्या, तुम दिगर समाज में उठते बैठते क्या, तुम दिगर समाज के मूवमेंट और चळवळ के हिस्सा है क्या? नहीं है। लेकिन जब
अंधश्रद्धा निर्मूलन से लेके कामगार संगठन से लेके डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मूवमेंट और संविधान जागृति से लेकर फारूक अहमद के जैसा एक नौजवान जो सभी समाजों में उठता बैठता है और उसको एक पार्टी जिसके पास हजारों की तादाद में खुद का वोट बैंक है, वो पार्टी टिकट भी देती है और उसको खड़ा भी करती है। तो उस साजिश को तोड़ने के लिए जब एक पैतरा हम खेलते हैं तो तब फारूक अहमद को हराने के लिए कांग्रेस के नगर सेवक को एमआईएम में डालते हैं रातों रात और आखिरी दिन फॉर्म भर के खड़ा कर देते हैं। और चंद कांग्रेस के गुलाम अपने अपने एरिया में पैसे बांट कर लोगों के जहन पलटते हैं और मुसलमानों के वोट मिलने से रोकते हैं। मुझे 26,713 वोट मिले हैं। डंके की चोट पे बूथ की लिस्ट देख के बोल रहा हूं, 14,500 से ज्यादा वंचित तबकात के वोट लिए हैं। और पिछले 50 साल में गैर मुस्लिम के 14,000 से ज्यादा वोट लेने वाला कैंडिडेट अगर सैयद फारूक पाशा साहब के बाद, अगर प्रोफेसर नूरुल्लाह खान साहब के पास बाद कोई था तो अल्हम्दुलिल्लाह फारूक अहमद था, जिसको इतने हजारों गैर मुस्लिम वोट मिले। एक आखिरी किस्सा सुना के जगह लेने वाला हूं मैं। अभी इस वक्त बड़ी बड़ी बातें होगी, बड़े बड़े लोग आएंगे, ये बोले हम इधर से खड़ो रहे, हम उधर से खड़ो रहे। भाई खड़ो रहो ना भाई, किधर से भी खड़ो रहो तुम, तुम्हारी पार्टी तय करेगी तुमको टिकट देने का कि नहीं देने का। लेकिन तुमको अगर चुन के आने के लिए टिकट दिए तो आवाम भी साथ देगी, लेकिन तुमको किसी को गिराने के लिए टिकट दे रहे तो फिर आवाम को भी सोचना पड़ेगा कि हमको इस साजिश को अगर तोड़ना है तो सभी मजहब के वोट लेना जरूरी है। कल हमने ओबीसी समाज की एक मीटिंग ली। उस मीटिंग के अंदर ओबीसी समाज ने कहा कि यह बात सही है कि मुस्लिम नाम आने के बाद ओबीसी हिंदू रहो कि मराठा रहो ये वोट नहीं देता है। लेकिन हमारे ओबीसी भाइयों ने कहा और स्टेज पे माइक पे भी कहा कि फारूक अहमद को अगर वंचित बहुजन आघाड़ी टिकट देती है तो हम लोग कम से कम 10,000 हिंदू ओबीसी के वोट दिलाएंगे। ये वो संगठन ने जिम्मेदारी ली। आज हमारे वंचित के नेता कह रहे हैं कि वह 30,000 वोट दिलाएंगे। सभी मजहब के वोट लेकर चुन के आने का मजा है। एक धर्म एक जाति का मुल्क नहीं है। सभी को संविधान ने बांध के बराबरी का हक दिया है। लेकिन क्या हुआ, 22 स्टेट में कांग्रेस ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देने के बावजूद मुसलमानों ने कांग्रेस के इंडिया आघाड़ी को सपोर्ट किया। नांदेड़ महाराष्ट्र में 30 से ज्यादा लोग उनके चुना कर लाए, 31 लोग चुना कर लाए। महाराष्ट्र के बाहर भी उनको चुना कर लाए। देश में 40-45 से आगे नहीं जाने वाली कांग्रेस 100 के पार करने का काम करने में सबसे बड़ा रोल भारत के मुसलमानों का, उलेमाओं का रहा है। लेकिन 4 जून को रिजल्ट आया। 4 जून से 28 जून तक 8 मॉब लिंचिंग के घटनाएं हुई हैं और 4 बुलडोजर की घटनाएं हुई है। 8 मॉब लिंचिंग के घटनाओं में 12 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया और 4 जिलों में बुलडोजर के जरिए सैकड़ों मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। लेकिन हमारे वोट से चुन के आए वाली कांग्रेस के नेता पार्लियामेंट में मुंह नहीं खोल रहे हैं। लेकिन जब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जैसी क़यादतों ने कांग्रेस के बुज़दिली पे सवाल उठाया तो पार्लियामेंट के अंदर तकरीर में बोल रहे आदिवासी पे जुल्म हो रहा, दलितों पे हो रहा, पिछड़ों पे हो रहा, माइनॉरिटी पे हो रहा। बोले माइनॉरिटी पे वोट लेते टाइम पे हम मुसलमान हो जाते, हमारे बस्ती में आके इंशाल्लाह माशाल्लाह बोलते और पार्लियामेंट में हमारे मजहब का मुसलमान बोलने के लिए तुमको कौन सी शर्म आ रही थी? ये सवाल राहुल गांधी को पूछने की नौबत आई है। आपका नाम लेने से डरते हैं कि हम मुसलमानों का जिक्र कर देंगे तो हिंदू दूर हो जाएगा, हिंदुओं के वोट नहीं मिलेंगे। इतनी बुज़दिल जमात है वो। बीजेपी की औकात नहीं थी भारत में सत्ता में आने की। कांग्रेस के बुज़दिलों ने बीजेपी को हवा दी है। नहीं तो बीजेपी 2 खासदार से 300 पार 240 वाली और पिछले चुनाव में 303 खासदार वाली पार्टी बनी नहीं सकती थी। इन साजिशों को समझने की जरूरत है। आखिरी में एक किस्सा सुना के मैं जगह ले रहा हूं। एक बुजुर्ग थे, वो बैठ गए एकदम इबादत में और पूछे, दिली दिल में अल्लाह से दुआ कर रहे
कि अल्लाह मलिकल मौत को टालने का कोई तो फार्मूला मेरे दिमाग में डाल कि मलिकल मौत को कैसे टाल सकते। तो उनके जहन में एक फार्मूला आया, बोले कि देख बंदे, तेरे को अगर मलिकल मौत से बचना है तो एक सीक्रेट बोल रहे, बोले कि मलिकल मौत हमेशा पैरों तरफ से आती, बोले पैरों तरफ से आती। अब जब ये बुजुर्ग बिस्तर पे गिर गए, बीमार हो गए, तो उनके बेटों ने खिदमत के लिए मुस्टंडे रख दिए थे 4 गुलाम, बोले 4 नौकर है अपा, तुम्हारे को उठने बैठने को मदद करेंगे। तो 4 गुलाम बाजू खड़े रहते थे 4 पे के 4 तरफ। अब ये बुढ़ा सोए वाला, मलिकल मौत आती हुई दिख गई खदमों की तरफ से, पैरों की तरफ से। बुढ़ा चालाक था, बोले मलिकल मौत में तेरी साजिश जो है, बोले मेरी रूह कब्ज करने की, अब तोड़ने वाला हूं। बोले मैं, बोले कैसे तोड़ेगा? तो बोले देख तू, जैसे ही मलिकल मौत करीब आई, बुढ़ा गोल फिर जाता, टंगड़िया सर तरफ और सर टंगड़ियों की तरफ गोल घूम के सो जाता। फिर वो चले जाती, फिर वो पैरों की तरफ से आती। जैसे करीब आई, बुढ़ा उड़ जाता, पैर सराने और सर पैरों तरफ करके और उल्टा होके गोल घूम के सो जाता। फिर मौत चले जाती, फिर आती, फिर वैसे ही करता। तो वो 4 गुलामा खड़े वाले देख रहे थे, बोले बुढ़ा सरक गया। बोले अब बुढ़ा सरक गया, बोले गोल गोल घूम रहा। मालक ने रखा बोले अपने को, मालक को जवाब देना पड़ेगा। बोले तो क्या करे? जैसे बुढ़ा उठ के गोल घूमने गया, चारों ने 4 तरफ से पकड़ के दबा दिए उसको, और बैठ बोले यहां पे आप, और उसको उठने ही नहीं दे रहे। वो इतना तड़प रहा, कोशिश कर रहा, अरे छोड़ो रे बोल रहा मेरे को, मेरे हाथ छोड़ो, मेरे पांव छोड़ो। 2 तरफ 2 हाथ, 2 तरफ 2 पांव पकड़ के गुलामा बैठ गए, उसको छोड़े नहीं। मलिकल मौत आई और जब उसको हंस के रूह कब्ज करते टाइम पे बोली, देख बेटा, तेरा रूह कब्ज करे कि नहीं, तेरे को हराए कि नहीं? तो वो बुढ़ा बड़ा परेशान होके बोला, अगर मेरे औलाद के गुलामों ने झक नहीं मारे होते तो तेरे हाथ को तुम्हें लगने वाला नहीं था। ये गुलामों ने अगर झक नहीं मारे होते, या गंदी गाली नहीं है, ये मच्छी पकड़ने को झक मारना बोलते, गंदी गाली नहीं है ये, मुझे मालूम है, मैं बस्ती में हूं। तो बोले अपने गुलामों ने अगर गलती किए नहीं होते तो वो साजिश को तोड़ने का बुजुर्ग को फार्मूला मिल गया था। अब खुदा के वास्ते ऐसे गुलामों से अलर्ट रहो जो तुम्हारे हाथ पांव जकड़ लेते। ऐसे गुलामों की वजह से साजिशें कामयाब होती है। आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में इंशाल्लाह हम बेदार होंगे, जागरूक होंगे, और आने वाले वक्त में नांदेड़ के तारीख में जो 50 साल में नहीं हुआ, इंशाअल्लाह वो सुनहरा दौर फिर से कदीम शहर की तरफ फिर से हतई सेंटर पे लाएंगे, और नांदेड़ की सियासत इंशाअल्लाह पुराने शहर से चलेगी, हतई होली के संस्कृति से, कल्चर और तहजीब से चलेगी। इतना यकीन दिलाता हूं। आप सभी लोगों ने वक्त निकाला, अपने बस्ती में बुलाया, हम लोगों का मान सम्मान किया, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय मीम।